Hi guys, so here I come with the longest yet the easiest act, that is the Indian Contract Act 1872. ठीक है, तो ये एक्ट सिर्फ उन लोग के लिए नहीं है जिनके सिलेबस में है ये एक्ट एक्चुअली उन सब लोगों के लिए जो इंडिया में रहते हैं। अगर आप इंडिया में रहते हो और आपको ये एक्ट नहीं आता तो आपको कोई भी बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर यू वॉच दिस एंटायर सीरीज. So let's start with the first video of Indian Contract Act, that is on introduction, formation of contract and essentials of a valid contract. तो सबसे पहले जानते हैं कि इस एक्ट में है क्या, मतलब ये कहाँ से आया, कब बना. सो इट वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 1st September 1872, दैट इज माई बर्थडे. नॉट ऑन 1872, उस साल में नहीं, पर 1st September इज माई बर्थडे. ठीक है, फिर इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया except Jammu and Kashmir. It consists of only limiting principles. अब इसका मतलब क्या है? Limiting principles मतलब ये आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है, बट आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है वो नहीं बताएगा. उसके रूल्स ड्यूटीज़ वो सब पार्टीज खुद ही डिसाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आप पे इम्पोज होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. अगर आप कोई गुड में डील कर रहे हो तो आप पे इम्पोज होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, बट ये एक्ट सिर्फ लिमिट करता है आपको कि आप कुछ गलत काम ना करो. ठीक है, सो इट्स अ जनरल. देन देयर इज अ फन फैक्ट फॉर यू कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट ना ओरिजिनली दे वर द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट 1930 में सेक्शन 76 to 126 सेपरेट कर दिया था, अलग कर दिया था, उसको नाम दे दिया गया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. एंड 1932 में सेक्शन 239 to 266 अलग करे थे एंड उनको नाम दिया था पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है, फिर उसके बाद ये तो सारा था इंट्रोडक्शन पार्ट की, कहाँ से आया, कब आया, क्या होता है. अब आते हैं मेन चीज़ पे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. इसके लिए हम एक चीज़ करेंगे और ये हमेशा याद रखना है, ये आपके चैप्टर का बेस है. तो लेट्स स्टार्ट. मेरे साथ करना. ऑफर, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, लीगल, ये सब है तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट है, दोबारा, ऑफर, एक्सेप्टेंस, अग्रीमेंट, लीगल, कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट है. भाई देखो, सबसे पहले आता है ऑफर. ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो बन जाएगा प्रॉमिस. प्रॉमिस में अगर आप कंसिडरेशन जोड़ दोगे तो अग्रीमेंट हो जाएगा, और अगर अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल है तो आपका बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट. अब ये सारे पॉइंट्स ये तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया, हमें इन टर्म्स का मतलब भी तो समझना होगा, तो चलो समझते हैं. सबसे पहले आता है ऑफर. ऑफर इज डिफाइंड इन सेक्शन 2A. सो 2A, इसको याद रखने के लिए कैसे करोगे? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो ऑफर ही आता है ना, तो हमेशा दिमाग में रखना सेक्शन 2A इज फॉर ऑफर. तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे होती है कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything to obtain assent of other to such act or abstinence is known as an offer. ठीक है, ऑफर को आप प्रपोजल भी बोल सकते हो. तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि अगर आपने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करवाए ना, तो मैं आपकी जो मैं नेक्स्ट एक्ट कवर करूँगी वो मैं आपके मनपसंद का करूँगी, मतलब जो आप चाहते हो मैं वही कवर करूँगी. ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं एक चीज़ करूँगी. मैं क्या करूँगी? मैं आपका मनपसंद एक्ट कवर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने मेरे 100+ सब्सक्राइबर्स करवा दिए. ठीक है, तो दिस वॉज एन ऑफर. तो नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सेप्टेंस. ठीक है, अब हम एक्सेप्टेंस में पढ़ेंगे कि अगर एक ऑफर एक्सेप्ट होता है तो फिर क्या हो जाता है. जब ऑफर एक्सेप्ट होता है तो एक प्रॉमिस बनता है. तो इसका सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन 2B. अब इसको याद कैसे रखो? या तो डायरेक्टली ऐसे याद रख लो कि ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस आता है और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है. तो ये सेकेंड स्टेप था, तो इसको आप सेक्शन 2B करके याद रख सकते हो, या फिर जो मैंने याद करा हुआ है आप वैसे भी याद कर सकते हो कि प्रॉमिस बनता है. सो प का प ब ब ब ब ब, तो मैंने इसको ऐसे करके प ब ब आ जाता है, तो इट्स लाइक सेक्शन 2B. आई नो इट्स सिली, बट हाँ मुझे याद हो गया ऐसे. ठीक है, फिर उसके बाद अब आता है कि
प्रॉमिस कैसे बनता है, इसका डेफिनेशन क्या है. सो Indian Contract Act says that when one person to whom the offer was made signifies his assent thereto, to then the proposal is said to be accepted. ठीक है, and proposal once accepted becomes a promise. ठीक है, तो अगर तुम बोलोगे कि हाँ हम आपके 100+ सब्सक्राइबर्स कर देंगे, तो आप ये एक प्रॉमिस बन गया. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज़ आता है अग्रीमेंट. सबसे पहले इसको याद रखते हैं कि इसको मतलब सबसे पहले समझते हैं कि इसको याद कैसे रखते हैं. व्हाट इज माय ट्रिक. आप अग्रीमेंट को अग्रीमेंट मत बोलो एग्रीमेंट से एग्रीमेंट. और एग अंडे वाला एग से ले लो ई, तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2E. फिर तो इसका डेफिनेशन गोज लाइक अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. तो अगर प्रॉमिस के साथ एक कंसिडरेशन बन जाता है, सो कंसिडरेशन होती है, तो वो एक अग्रीमेंट होता है. वही अब हमारा जो सिचुएशन चल रहा था, तो इसमें कंसिडरेशन क्या है. मेरे लिए कंसिडरेशन है कि मेरे 100+ सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, एंड आपके लिए कंसिडरेशन है कि मैं आपके मनपसंद का एक्ट बना दूँगी. ठीक है. फिर उसके बाद आता है लीगल एनफोर्सिबिलिटी. लीगल एनफोर्सिबिलिटी में क्या होता है कि अगर जो मेरा मैं ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस अग्रीमेंट है, अगर अग्रीमेंट हमारा लीगली एनफोर्सेबल है, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. सो कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको क्या बताया था ओरिजिनली. ऑफर एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट लीगल कॉन्ट्रैक्ट है. तो है पे फोकस करो. और कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2H है. सेक्शन 2H याद रखना. तो सेक्शन 2H सेज दैट agreement enforceable by law is known as a contract. ठीक है. तो ये था पूरा लाइक आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे. अब आते हैं कि कुछ लोग ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि अग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. दे जस्ट कंफ्यूज. तो सबसे पहले तो स्टिक टू दिस प्रोसेस. उसके बाद ये मान लो कि अगर अग्रीमेंट इतना बड़ा सर्कल है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बस इतना सा है. ठीक है. तो अग्रीमेंट में क्या होता है, बहुत सारे टाइप्स के अग्रीमेंट्स होते हैं. वो आपके सोशल डोमेस्टिक और लीगल तीनों टाइप के अग्रीमेंट्स को कन्फाइन करता है ये बड़ा वाला सर्कल. और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सिर्फ वो अग्रीमेंट्स जो कि लीगली एनफोर्सेबल हैं. ठीक है. सो नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स. ठीक है. फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट मेन टॉपिक पे, दैट इज द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. तो इसमें हम दो पार्ट्स में इसको हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज एसेंशियल्स नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 10 एंड नेक्स्ट इज एसेंशियल्स कवर्ड अंडर सेक्शन 10. तो पहले आते हैं हम एसेंशियल्स नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 10 में. तो इसका फर्स्ट होता है दैट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज. तो इसमें हम एक केस लॉ रेफर करेंगे, दैट इज गुजरात वर्सेस रमन लाल एंड कंपनी. तो इसमें क्या हुआ था कि एक पार्टनरशिप थी, वो डिसॉल्व हो रही थी. तो उसमें जो उस पार्टनरशिप के जो एसेट्स थे वो पार्टनर्स में डिवाइड हो रहे थे. तो जो सेल्स टैक्स ऑफिसर था उसने आया और लाइक वो आया एंड उसने बोला कि मैं इस पे सेल्स टैक्स इम्पोज करूँगा. अब सेल्स टैक्स तो सेल्स पे इम्पोज होगा ना, और अगर पार्टनर्स उस पार्टनरशिप के असेट्स ले रहे हैं, तो वो सेल थोड़ी हो रही है, वो तो अपनी असेट्स ले रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के जो असेट्स होंगे वो पार्टनर्स के ही तो असेट्स होंगे. तो इसमें फिर कोर्ट ने बोला कि एक पर्सन खुद के गुड्स तो खरीदेगा नहीं, तो देयरफॉर उस पर सेल्स टैक्स इम्पोज नहीं होगा. तो इससे हम कंक्लूड करेंगे कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज. एक बंदा खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन. अगर आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब जो आप अग्रीमेंट कर रहे हो, अगर आप उसमें आपका सोशल या डोमेस्टिक लाइक इंटेंशन है, तो वो आपका हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मानेंगे, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो सिर्फ वही होता है अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है. तो इसके लिए हम एक केस लॉ रेफर करते हैं, दैट इज बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. तो इसमें क्या हुआ था, एक हस्बैंड था जो कि अब्रॉड रहता था एंड उसने प्रॉमिस किया था अपनी वाइफ को कि मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूँगा, बट कुछ महीनों बाद वो उसे पैसे नहीं भेज पाया.
तो इसमें उसने उसकी वाइफ ने उसे स्यू कर दिया कि भाई ये तो मुझे पैसे ही नहीं दे रहा। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो आपने अग्रीमेंट किया था ये एक डोमेस्टिक सोशल अग्रीमेंट था। सो देयरफॉर हम आपका क्योंकि आपका कोई इंटेंशन नहीं था कोई लीगल ऑब्लिगेशन बनाने का, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है टू कंप्लाई विद द लीगल फॉर्मेलिटीज। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें नेसेसरी होता है कि उस अगर राइटिंग में नहीं होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, तो ऐसी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट होता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में आप जो बोल रहे हो वो सर्टेन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि आप मुझे आके ऑयल दो। अब ऑयल कैसा, कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, किस तरीके का ऑयल, आपने ये तो बताया नहीं, तो ये वैलिड नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आपने फिर उसके बाद आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपने बोला कि मैं तेरी मरी हुई माँ को जिंदा कर दूंगा अगर तू मुझे 10 लाख रुपए देगा, ठीक है, तो ये दिस इज इम्पॉसिबल। लाइक लॉ के आइज लाइक लॉ कोर्ट में लॉफुली ये सब चीज़ें बकवास होती है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल होती हैं, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर तुमने उसे 10 लाख रुपए दे भी दिए और वो नहीं कर पाया तो तुम जाके उसे स्यू नहीं कर सकते। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं लाइक एसेंशियल्स कवर्ड इन सेक्शन 10। फर्स्ट आता है बेसिक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से अग्रीमेंट होगा ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। फिर आता है लाइक फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट में होता है तो हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कंसेंसस एट आइडम। इसमें क्या होता है, इट सेज सेम थिंग इन सेम सेंस। इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी शॉप में गई जहाँ पे सब कुछ हर चीज़ मिलती है। ठीक है। मैंने वहाँ पे बोला कि भैया मुझे एक लाइट नमकीन दे दो। तो फिर अब उसने सोचा कि इसे लाइट और नमकीन चाहिए, बट मेरा तो मतलब था कि भैया मुझे डाइट नमकीन चाहिए। ठीक है, जो लाइट नमकीन हो, ज़्यादा हैवी ना हो खाने में। तो दोनों ने अलग सेंस में सोचा ना, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है कि इसमें सेकंड चीज़ आती है कि अगर आपका जो कंसेंट है वो किसी ने गोली रख के ली है, ठीक है, तो ये फ्री कंसेंट नहीं है। फ्री कंसेंट के हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं जो कि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज कि अगर आपका कंसेंट कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक से लिया गया, देन वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है। फिर उसके बाद आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अगर आपका जो लाइक अगर आप लाइक यू आर नॉट मेजर अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, अगर आप 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा के नहीं हो, या फिर आप साउंड माइंड के नहीं हो, या फिर आपको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया है, तभी आप यू आर केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है, दैट इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 दैट स्टेट्स कि इफ दैट योर ऑब्जेक्टिव मस्ट नॉट बी लाइक डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, इट शुड नॉट बी फ्रॉडुलेंट, it should not involve injury to any person or someone's personal property, it must not consist anything that court regards immoral, and it must not oppose to public policy। अगर इन क्राइटेरियाज को वो ऐसी चीज़ें नहीं करता, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ऐसी चीज़ें नहीं कर रहा, देन वी से दैट येस योर ऑब्जेक्टिव इज लॉफुल। ठीक है। फिर लास्ट इज दैट इट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर मैं किसी को बोल दूँ कि भाई मैं तेरे को पैसे दे दूँ जाकर उसे मर्डर कर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सीधे के सीधा वॉइड है, बिकॉज ये लॉ अलाउ ही नहीं करता है। इट इज इम्प्लाइडली वॉइड। ठीक है। तो ये सब कुछ था हमारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10। ठीक है। तो देयर आर कितने 5 + 6 essential। So that's it guys, we're done with this entire video. Stay tuned on the next video that is on the topic types of companies, and also उस वीडियो में मैं इस वीडियो से रिलेटेड सारे टॉपिक्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आई डिस्कस। ठीक है। आई विल टेल यू हाउ टू राइट द क्वेश्चंस।
तो stay tuned for the next video, and if you like this video then just like, share and subscribe. Thank you.